वो तड़प रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और छोड़ने के लिए बार बार कह रही थी और ये भी कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे उतना ही सुकून मिल रहा था और मिले भी क्यों ना, क्योंकि उसने मुझे इतना परेशान किया था, इतना तड़पाया था, इतना उलझाया था। मैं बार बार उससे कहता था लेकिन वो कहती थी कि जो करना हो कर लो। आज की हमारी घटना कुछ ऐसी ही है। अपराध, वारदात, कृत्यों की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है वो राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज़िला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से फैजाबाद से प्रयागराज जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे पर एक गांव पड़ता है आलादातपुर। आलादातपुर के जो कूड़े का ढेर होता था, उस कूड़े के ढेर के पास झाड़ियों में एक नवविवाहिता की लाश पड़ी हुई थी, जो कि चरवाहों ने देखा। जब चरवाहों ने देखा, 3 नवंबर 2023 की घटना है, तो वो 112 पर पुलिस को सूचना दी जाती है। सुल्तानपुर कोतवाली देहात के एसएचओ श्री श्याम सुंदर जी तुरंत जब सूचना पहुंचती है, घटना स्थल पर पहुंचते हैं। प्रथम दृष्टया देखा क्या जाता है कि उस महिला को सिगरेट से चेहरे पर कई बार जलाया गया है। सिगरेट के निशान बने हुए थे, उसको जलाया गया था। महिला लाल जोड़े में थी, जैसे लग रहा था कि बहुत जल्द ही उसकी शादी हुई हो। मांग में सिंदूर था, श्रृंगार का जितना भी सामान हो सकता था वो सब पहने हुए थी। लूटपाट की कोई भी घटना या साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। पुलिस, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला को पहचान नहीं कर पा रहा था। पुलिस शव का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले पुलिस उसकी फ़ोटोग्राफ भी खिंचवाती है, डॉग स्क्वाड को बुलाती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। सारे साक्ष्यों को, तथ्यों को, आधारों को निकाला जाता है, लेकिन कोई भी आस पड़ोस में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिल पाया था जिससे उस महिला की पहचान की जा सके, इसका कि ये महिला कौन है, किसने इसके साथ ये घटनाक्रम किया है और क्या कारण रहा होगा। ऐसे में वो जो फोटोग्राफ्स बरामद हुए थे, उन फोटोग्राफ को आस पड़ोस के थानों में भी भेजा जाता है और पता लगाया जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस महिला की पहचान हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको उस महिला का नाम नहीं बता सकते। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, उसमें उसको किसी धारदार हथियार से मारने का निकला हुआ था और उसके साथ बलात्कार की भी पुष्टि हुई थी और ज़्यादा खून के रिसाव के कारण महिला का मृत्यु होना दिखाया गया था। मतलब जो इंजरी थी वो बहुत ही गहरी थी और उसी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हुई थी। उस ब्लीडिंग की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई थी। बलात्कार की पुष्टि होने के कारण ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब आस पड़ोस के थानों से जब उसकी पुष्टि हुई, उसका नाम बताना उचित ना होगा, तो सीमा बदला हुआ नाम, परिवर्तित नाम आप मान लीजिए। वो भी छतौना थाना क्षेत्र के एक गांव की ही रहने वाली थी। जब उस महिला के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है, तो महिला का पति, जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता था, वो भी जब एक घटना के बारे में पता चलता है तो दिल्ली से सुल्तानपुर आ जाता है। उससे पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने में समर्थ न था कि क्या हुआ है, किसने घटना की होगी, क्या कारण रहा होगा, कुछ भी बता नहीं पा रहा था। फिर पुलिस उस महिला का नंबर, मोबाइल नंबर मांगती है, तो वो उसका जो पति है उपलब्ध कराता है। उस नंबरों की जब सीडीआर निकल आई जाती है, तो उसमें एक व्यक्ति से कई बार बात होना, दिन में, रात में, घंटों बात होना दिखाई पड़ रहा था। पुलिस उस नंबर के बारे में पुष्टि करती है
और पति से भी पूछती है तो पति उस नंबर के बारे में जानकारी होने से मना कर देता है। तो पुलिस जब पता लगाती है तो पता चलता है ये व्यक्ति सूरज सोमकर सन ऑफ कल्लू सोमकर, जो कि कोतवाली देहात का ही एक गांव है जनेऊपुर का रहने वाला है। पुलिस मुखबरों के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर, मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसको अरेस्ट कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो पुलिस को घुमाता है, गुमराह करने का प्रयास करता है और वो बताता है कि मेरा उस महिला से जब बात होती थी तो मैं उसकी हत्या क्यों करूँगा, जो बात करती हो, जिसकी हमारी दोस्ती हो, उसकी हत्या करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपको पता है कि पुलिस की धैर्य भी कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति शालीनता से, सज्जनता से, सौम्यता से पुलिस के प्रश्नों का, सवालों का जवाब नहीं देता है, सही बात नहीं बताता है, तो धैर्य जब जवाब देता है तो अच्छे से पुलिस पूछताछ करना प्रारंभ करती है। और जब पुलिस ने अच्छे से पूछताछ करना प्रारंभ किया तो ये व्यक्ति टूट गया। इसका भी धैर्य, इसका भी साहस, इसकी भी ताकत, इसकी भी ऊर्जा समाप्त हो गई। जो ये झूठ बोल रहा था ये तोते के समान पूरा स्पष्टीकरण करने लगा, सही सही जवाब देने लगा। ये बताता है कि मेरा इसके पति से दोस्ती था, मैं इसके घर, जब इसका पति दिल्ली से आता था तो मैं आया जाया करता था। मैंने इसके पति से कहा कि भाई मैं यहाँ ई रिक्शा चलाता हूँ, मुझे भी अपने दिल्ली में कोई जॉब दिला दो, क्योंकि मेरा स्टेटस, मेरी सामाजिक वैल्यू ई रिक्शा चलाने से गिर रही है। मैं कोई अच्छी जॉब करूँगा, उससे पोजीशन में परिवर्तन आएगा। तो उसने कहा चलो मैं अपने ऑफिस में बात करूँगा और तुमको जॉब दिला दूँगा। लेकिन यही सब कहने के कारण इसकी पत्नी से भी मेरा संपर्क हो गया, आना जाना शुरू था, पहले से था और शुरू हो गया। और इसने बताया कि वहाँ बात हो गई है और तुम्हारी नौकरी कहीं ना कहीं लग जाएगी, लेकिन उसमें कुछ पैसों का खर्चा लगेगा। ऐसे में मैंने इसको 2 बार 15-15 हज़ार रुपये और एक बार पूरा 30 हज़ार रुपये, टोटल 60 हज़ार रुपये मैंने दिए। और ये मुझे बताती थी कि अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। फिर जब कुछ समय बीत गया तो मैंने नौकरी के बारे में पूछा तो बताने लगी कि अभी रुक जाओ, जल्द ही तुम्हारी नौकरी मैं लगवा दूंगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगने लगा ये मुझे घुमा रही है, मुझे गुमराह कर रही है, मुझे परेशान कर रही है और नौकरी नहीं लगा रही है और सिर्फ झूठ बोला गया है। ऐसे में पैसा मांगने का मैं दबाव बनाने लगा तो ये मेरे ऊपर गुस्सा होने लगी। जब मैं ज़्यादा ज़ोर से दबाव बनाया तो ये मुझे अशब्द भाषा, गाली का भी प्रयोग करने लगी और कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दे दूंगी और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना हो तुमको कर लो जाके। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने बार बार इससे रिक्वेस्ट की, लेकिन इसकी गंदे शब्दों का प्रयोग मेरे मन में प्रतिशोध की भावना जागृत कर दिया। एक ऐसा प्रतिशोध मैं सोच लिया था कि मैं इसको रास्ते से हटा ही दूंगा और हटाने के लिए मैं पहले से ही प्रयास कर रहा था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। 3 दिसंबर 2023 को मैंने गांव से ही कुछ दूरी पर एक मेला का कार्यक्रम था। मैंने इसको बोला कि आओ तुमको वहाँ घुमा कर लाता हूँ और मेरे कहने अनुसार ये तैयार हो गई। मैंने बताया कि मैं ई रिक्शा आज लेके आ जाऊँगा, तुम मेरे साथ चल देना। मेरे बताया अनुसार मैं इसके गांव के पास पहुंचा और ये मेरे रिक्शे पर आकर बैठ गई। मैं रिक्शे पे घुमाने ले गया। अंधेरा हो ही चुका था 2 तारीख को रात में, और मैं सुनसान स्थान देखकर इससे पैसे मांगे, लेकिन ये पहले की भांति मुझे घुमाने लगी। मेरे पास पैसा नहीं है, तुम मुझे घुमाने लाए थे कि या पैसा मांगने लाए थे, मैं यहाँ पैसा कहाँ है। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा लगी। ये चिल्लाए ना, मैंने इसको गिरा लिया और गिराने के बाद इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
कि जिसमें ये चिल्ला ना पाए। और ये तड़प रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, परेशान हो रही थी, छोड़ने की दुहाई दे रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था। इतनी गुस्सा मुझे लगी थी कि मैंने सिगरेट से इसके चेहरे को कई बार जलाया। जलाने के बाद ये मुझसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से छूटेगी तो ये पुलिस के पास जाएगी। ऐसे में मैं अपनी गुस्से पर काबू न रख सका और कुल्हाड़ी निकालकर, जो मैं पहले से ही लेकर आया था, उससे इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शव को फेंक कर मैं अपने घर चला आया, कपड़े धोए और पूर्व की भांति अपने काम में लग गया, जैसा कि सूरज कुमार सोनकर SHO श्री श्याम सुंदर जी को बताता है। अब सुबह जब यह घटना का केस का खुलासा हुआ तो मुझे भी पता चला था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इसमें कहीं से भी फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन पुलिस की तेज तर्रार, कार्य के प्रति कुशलता और साक्ष्यों, आधारों, सबूतों, फॉरेंसिक टीम के सबूतों के आधार पर पुलिस केस को कहीं न कहीं सॉल्व भी कर लेती है। ऐसे में पुलिस इसकी निशानदेही पर इस ई-रिक्शे को बरामद किया जाता है और ई-रिक्शे के साथ वो कुल्हाड़ी जो हत्या में प्रयुक्त की गई थी उसको भी बरामद किया जाता है और मोबाइल फ़ोन, दोनों लोगों के मोबाइल फ़ोनों को भी बरामद किया जाता है और फिर चार्जशीट फाइल की जाती है। पहले सूरज सोनकर को जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाता है। आज की हमारी घटना में आपने देखा कि दोस्ती में रुपए का लेन देन के बाद नौकरी दिलाने का झांसा, नौकरी न दिला पाने के कारण अपने पैसे वापस मांगना और पैसे का वापस ना मिल पाना कहीं ना कहीं हत्या का, वारदात का, अपराध का कारण बन बैठा। एक व्यक्ति जो उसके पति का दोस्त था, मित्र था, आना जाना था, भरोसे पर पैसा दिया गया था, वो पैसा वापस ना मिलना कहीं ना कहीं इस हत्या का प्रमुख कारण बन गया। प्रतिशोध, बदला, जब व्यक्ति किसी से बदला लेने का मन में भाव पैदा कर लेता है, प्रतिशोध का भाव पैदा कर लेता है, मन में इतनी ज़्यादा नाराज़गी आ जाती है, इतना ज़्यादा कष्ट हो जाता है कि रास्ते से हटाने का प्लान बना ले, तो समझ लो उसकी गुस्सा चरम सीमा पर रही होगी। उसने ये सोच लिया होगा कि ये महिला को अगर मैंने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तो ये मेरे लिए काल बन जाएगी, समस्या खड़ी कर देगी। उसने मुझको इतना परेशान कर दिया है। आज ऐसी वारदातें जिसमें कोई व्यक्ति किसी को इतना परेशान कर दे कि वो तुमको अपने रास्ते से हटाने के प्लान बनाने लगे, साजिशें बनाने लगे, ऐसे कांड सोचने लगे कि वो एक अपराधी बन जाए, अपराध कर डाले और आपकी भी जीवन लीला समाप्त कर दे। आप सभी लोग ऐसे अपराधों से बचें, ऐसे अपराधों से जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और दूसरों को भी सतर्क व सावधान करते रहें। और प्रयास ये करें कि किसी भी अपने के साथ धोखाधड़ी, झूठ ना करें। जो वादा करें उसको निभाएं, अन्यथा किसी से वादा ना करें। आज की घटना से सीखने की आवश्यकता है। मेरा मकसद आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि क्राइम के प्रति जागरूक करना और क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।